नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश आर्थिक नीति पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति या ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी तक हम दोस्तों पिछला वीडियो में हम देखे कि कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आती है और अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करती है। जिस रेस में पुर्तगाली को हमने देखा, अंग्रेज़ को देखा, डच को देखा, फ्रांसीसी को देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला जो कंपनी है वो अंग्रेज है। वो बंगाल में कैसे आता है, प्लासी का युद्ध से क्या पता चलता है, अवध में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, आपको इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है, जिससे उसको लूटने का एकदम जो है क्या मिल गया, लूटने का एक लाइसेंस मिल गया अंग्रेज़ों को। अब इसके बाद वह और अधिक लूटने के लिए वह अपना एक आर्थिक नीति बनाता है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है, जिसके तहत हम अस्थाई और रैयतवारी और महालवारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लगान वसूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलें और मेहनत भी कम लगे, यानी कम मेहनत में, कम प्रयत्न में ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति करना ही ब्रिटिश भू राजस्व नीति का लक्ष्य था, जिसके तहत 3 तरह का बंदोबस्ती आया, एक अस्थाई, रैयतवारी और महालवारी। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं, ये तीनों ध्यान दीजिएगा, ये एक ही क्रम में चल रहा है। 1793, 1820, 22, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, एक ही साथ चलते रहता है। ईस्वी का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, अस्थाई बंदोबस्त 1793, रैयतवारी 1820 और महालवारी 1822 में लागू हुआ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793। देखिए 1793 में जो कॉर्नवालिस है वो अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की। तो पहला प्रश्न आता है कि अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली कौन शुरू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ने। इस बंदोबस्त को जॉन शोर ने सिफारिश के आधार पर सिफारिश किया था, इसी के आधार पर जो है कॉर्नवालिस लाया था। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो सिफारिश है जॉन शोर किया था, लेकिन शुरू किसने किया? तो कॉर्नवालिस ने किया। कब किया? तो 1793 में किया। इसमें एक सबसे बड़ा बात ध्यान देना है कि यह पूरे ब्रिटिश भूभाग पर 19% जमीन पर लागू था। कितना परसेंट जमीन? तो 19% जमीन पर यह लागू था। कहाँ कहाँ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, वाराणसी, गाजीपुर जिले में इसे लगाया गया था। तो हमको मेन चीज़ देखना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कौन सा प्रणाली था, कौन सा बंदोबस्ती था जमीन का? तो अस्थाई बंदोबस्ती था। कुल मिलाकर अस्थाई बंदोबस्ती कितना परसेंट था? तो 19% था। इसका सिफारिश कौन किया था लगाने का? तो जॉन शोर ने किया था। लगाया कौन था? कॉर्नवालिस ने। कब? तो 1793 ईस्वी में। इस व्यवस्था को हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, यानी अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था जो है एक जमींदारी व्यवस्था है। इसमें जमींदारी व्यवस्था ही इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी किसका था? तो जमींदार का था। कर चुकाने का दायित्व भी किसका था? तो जमींदार का था। भूमि का मालिक भी कौन था? तो जमींदार भी था। इसीलिए अस्थाई बंदोबस्ती को हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। कर का दर कितना था? तो कर का दर सबसे पहले आपको समझना है, क्या फिक्स था कि फिक्स नहीं था? तो फिक्स था। कितना? तो 10%। बाकी में हम देखेंगे फिक्स नहीं रहता है। तो कर का दर जो था 10% था। जमींदार का हिस्सा कितना होगा? तो जितना टैक्स आएगा उसका 11%। यानी मान लिया जाए कि 1000 रुपया किसान का आय है, तो 10% यानी 100 रुपया, 100 रुपया जो है टैक्स होगा, और 100 का 11% यानी 11 रुपया किसको मिलेगा? तो जमींदार को मिलेगा। लेकिन जमींदार क्या कर रहा था? वास्तविक टैक्स 20% ले रहा था, सीधे 10% उसका जेब में चला जाता था, जमींदार हड़प रहा था। अब देखिए इसमें भी बेचारा किसान बर्बाद हो रहा है। तो ज़मीन किसको मिला? जमींदार को, और जमींदार टैक्स वसूलेगा और खेती कौन करेगा? किसान करेगा। तो इसमें हम क्या देखें कि 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू है। टैक्स रेट हमारा 10% है
और इसमें वसूलेगा कौन? तो जमींदार। लेकिन खेती कौन करेगा? किसान। जमीन का मालिक भी कौन रहेगा? तो जमींदार। तो प्रश्न पूछता है किस व्यवस्था में जो है मालिक जमींदार था? तो अस्थाई बंदोबस्ती में। टैक्स कितना वसूलता था? तो 10%। कितना परसेंट भूभाग पर लागू था? तो 19% पर था। इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं दोस्तों, सूर्यास्त कानून। अब ये सूर्यास्त कानून क्या है? देखिए, इसके तहत जमींदार को एक तारीख दिया जाता था कि तुम फलना तारीख को सूर्यास्त से पहले, सूर्य डूबने से पहले जिला कलेक्टर के ऑफिस में जो टैक्स है वो तुम जमा कर देगा। हर फसल के लिए जमा करने का अलग तारीख होता था। धान के लिए अलग, गेहूं के लिए अलग, है ना। इसके लिए एक अलग अलग डेट होता था। और कब तक जमा होगा? तो सूर्यास्त तक, यानी शाम तक। 2 फसल रहेगा तो 2 डेट लगेगा, 3 फसल रहेगा तो 3 डेट में आपको जमा करना है। और जो भी इस डेट के अंदर जमा नहीं करता था जमींदार, उस पर जुर्माना लगता था और उसका जो है जमींदारी छीन लिया जाता था। इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव देखिए पूरे किसान पर पड़ा। क्या हो गया? ड्यूअल मास्टरशिप, 2 मालिक, एक तो जमींदार और दूसरा ब्रिटिश। भू मालिकाना हक छीन जाने से किसान क्या हो गया? खेतिहर मजदूर हो गया। यानी जो किसान जमींदारों को निश्चित समय पर जो टैक्स नहीं देता था, उसका भूमि का हक छीन जाता था और वह क्या बन गया? मजदूर बन गया। किसानों के अधिकारों की उपेक्षा की गई, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा की गई और ज़बरदस्त शोषण हुआ किसानों का। किसान अपनी ही ज़मीन में खेतिहर मजदूर हो गया। पहले किसान अपनी ज़मीन का मालिक था, लेकिन अब अपने ही ज़मीन पर किसान जो है लेबर बन गया। अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव ब्रिटिश के लिए कैसा रहा? तो उसके लिए तो बहुत अच्छा था। अब कंपनी को बिना किसी खर्च के और बिना किसी परिश्रम के एक निश्चित आय 10% प्राप्त होने लगा। उसमें अंग्रेज को कोई टेंशन नहीं था। तसीलेगा कौन? वसूलेगा कौन? तो जमींदार। बस उसको आराम से एक ही डेट पर, सोच लीजिए, एक ही डेट पर 10% आ जाता है, जैसे सैलरी आता है। सैलरी भी कभी कभी लेट आता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी को जमींदार के थ्रू जो टैक्स आ रहा था, लगान जो वसूल रहा था, वो एकदम सूर्यास्त से पहले आ जाता था। ब्रिटिश कंपनी को एक स्थानीय सहयोग भी प्राप्त हुआ जमींदार का। अब जमींदार पहले से ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुदृढ़ हो गया। तो इसमें हम क्या देखें कि 19% ज़मीन पर लागू था, बंगाल बिहार में लागू था, और 10% फिक्स जो है टैक्स लेता था। और सूर्यास्त कानून को भी हमने इसमें देखा। अब अगला है रैयतवारी बंदोबस्त। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयत मतलब किसान। यह 1820 के समय में चला। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने लागू किया। देखिए, अस्थाई में आएगा क्या? अस्थाई में देखिए कार्नवालिस आएगा, और रैयतवारी में क्या आएगा? मुनरो और कैप्टन रीड। इस सर्वप्रथम इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में लागू किया गया। इसे किसानों के विद्रोह को दबाने के लिए लागू किया गया। और यह कितना परसेंट भूभाग पर लगा? तो 51%। तो उधर था आपका 19% और ये क्या है? 51%। तो 51% भूमि पर जो है लगाया गया कौन सा बंदोबस्ती? तो रैयतवारी बंदोबस्ती। कहाँ? तो मद्रास में लागू किया गया, अब बाद में बॉम्बे में भी लागू किया गया। इसमें भूस्वामी कौन था? किसान। देखिए, उसमें जमींदार था तो इसमें किसान है। टैक्स जमा करने की जो है जिम्मेदारी, ये जमींदारी है, यहाँ पर हो जाएगा जिम्मेदारी किसको मिली? तो किसान को। रेट लेकिन पहले से ज़्यादा हो गया, 30 से 55%। वो भी फिक्स नहीं, कभी 30, 32, 55 तक जा सकता है। पहले क्या था? 10% था। पहले क्या था? 10% था, और अब क्या हो गया? 30 से 55%। लेकिन पहले जमींदार वसूलता था और जिम्मेदारी था टैक्स करने का जमींदार को, और अब किसके पास है? किसान को, फार्मर को। लेकिन रेट बढ़ गया। जमींदारों की इस व्यवस्था में कोई भी लाभ नहीं था, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में कोई जमींदारी था ही नहीं। जमींदारी हमारा कहाँ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब में। इसका क्या प्रभाव पड़ा? सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि किसान के अधिकारों की स्थापना हुई। किसान व सरकार के मध्य निकटता या बीच में बिचौलिया नहीं रहा। जमींदार बिचौलिया से मुक्ति हो गया और ज़मीन पर मालिकाना हक हो गया। तो इससे किसान ने उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया। नकारात्मक क्या था? तो कर का दर बहुत ऊंचा था। वाणिज्यिक फसलों को बोने का दबाव बढ़ा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। खदानों की कमी हो गई, अशुद्धखोरी फिर से शुरू हो गया। तो अस्थाई, रैयतवारी और महलवारी तीनों व्यवस्थाएं समानांतर
चल रही थी अलग अलग जगहों पर, है ना, कोई अलग आगे पीछे नहीं था 50-100 साल का। तो इसमें हमने क्या देखा कि 51% है और रेट आपका जो है 30 से 55% है। कहाँ? तो बॉम्बे और मद्रास में। अब आते हैं हम लोग महालवारी बंदोबस्ती 1822। हाल्ट मैकेंजी ने इसे 1819 में क्या किया? लागू किया। ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर 30% भूभाग पर जो है लगाया गया महालवारी। तो देखिए शुरू में कितना था? अस्थाई में 19%। ये कितना था? रैयतवारी 51%, अस्थाई रैयतवारी, और 30% क्या हो गया? महालवारी। देखिए कुल मिलाकर 100% है। तो 30% भूभाग पर लागू हुआ। इसमें कर अदायगी का दायित्व जो है महाल कहते हैं किसको? तो मुखिया को, ग्राम प्रधान को। उस महाल का जो हेड होगा मुखिया या ग्राम प्रधान पर यह दायित्व आया। जमीन का मालिक किसान रहेगा, लेकिन कर अदायगी का दायित्व अब किसे मिल गया? मुखिया या ग्राम प्रधान को। अस्थाई में कौन था? तो जमींदार था। रैयत में टैक्स देने का किसको जिम्मेदारी मिला था? फार्मर, किसान को। अब कौन करेगा? तो मुखिया या ग्राम प्रधान। टैक्स रेट और ऊंचा 50 से 66%, ये भी फिक्स नहीं था। और उसमें क्या था? 30 से 35% था, 30 से 50% था। और कहाँ कहाँ लगा? तो आगरा, अवध, एमपी, पंजाब, दक्षिण भारत के कुछ प्रदेश में। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? किसान को मालिकाना हक हुआ। सामूहिक कर अदायगी से ग्रामीण समरसता में वृद्धि हुई। नकारात्मक, अत्यधिक कर होने से आर्थिक शोषण हुआ। नकदी फसल, तिजारती फसल उगाने का दबाव बढ़ा, सूदखोरी हुआ। और कुछ समय बाद ग्राम प्रधान और मुखिया भी क्या करने लगे? जमींदारों की तरह शोषण करने लगे। यानी बेचारा का फिर से वही हाल हो गया। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, कम समय में देख लेते हैं। तो देखिए ये 19% अस्थाई बंदोबस्ती मिला ज़मीन में, 10% रेट था, फिक्स था, जमींदार मालिक था, 1793। सूर्यास्त कानून इसी में है। 51% भूमि पर रैयतवारी लागू हुआ। रेट 30 से 55%, फिक्स नहीं था, किसान था मालिक 1820 में। 30% महालवारी में, रेट सबसे ज़्यादा 50 से 66%, फिक्स नहीं था, किसान वही 1922 1819 में मैकेंजी लागू किया था, 22 तक पूरा लागू हो गया। तो इसमें भी कौन है मालिक? तो किसान है। 100% ये आपका टोटल ज़मीन हो गया। तीनों व्यवस्थाएं एक साथ एक ही समय में चली। अब आगे चलते हैं दोस्तों, धन के निकासी का सिद्धांत। अभी देखेंगे कैसे जो है अंग्रेज जो है धन ले रहा था। अब धन ले रहा था लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। तो धन भारत से निष्कासित किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग विधि से। इसको पकड़े कौन इस चोरी को? तो दादा भाई नौरोजी। तो देखिए धन का निकासी का सिद्धांत क्या है? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। सबसे पहले तो एक प्रश्न आता है कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। देखिए धन का विविध माध्यमों से बाहर जाना और उसके बदले भारतीय एवं भारत को कोई भी लाभ नहीं मिलना, यही है धन निष्कासन का सिद्धांत। 2 मई 1867 को दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। तो प्रश्न आता है धन के निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया? तो दादा भाई नौरोजी। किस बैठक में दिए? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में। वह बैठक कहाँ हो रहा था? तो लंदन में हो रहा था। कब? तो 2 मई 1867 में। और उनके किताब का नाम क्या था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी संदर्भ में डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे ने इसके प्रचार में मदद किया। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष और बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के लूट का विरोध किया। ये तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन? तो शिशिर कुमार घोष। कार्ल मार्क्स ने धन के निकासी को क्या कहा? ब्लीडिंग प्रोसेस, रक्त स्राव कहा। प्रश्न आता है धन के निकासी को ब्लीडिंग प्रोसेस, रक्त स्राव किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय आय का 1/3 भाग किसी न किसी रूप में भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। नौरोजी जी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स कहा। तो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। धन का निकासी देखिए कैसे हो रहा था, जरा इसको समझिए। अंग्रेज जो है भारतीय कंपनी को, भारतीय उद्योग धंधे वाले को
कर्ज दे रहा था, कर्ज के रूप में दे रहा था कि तुम उद्योग धंधा करो, और उसके बदले जो ब्याज आता था उसको वह भेज देता था कहाँ, तो इंग्लैंड। तो देखिए, अंग्रेज जो पैसा दिया और उस पैसा का जो सूद हुआ, वही सूद जो है फिर भेज दिया कहाँ, इंग्लैंड। अब फिर वही सूद उसको फिर जो है किस में आ गया, भारत में, मूलधन के रूप में। तो हमारा ही इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल बन रहा है, अब फिर उससे इंटरेस्ट आ रहा है, अब फिर उससे जो है प्रिंसिपल के रूप में इंडिया को दे रहा है। तो इंडिया सूद पर सूद पर सूद देते जा रहा है, और सब पैसा कहाँ जा रहा है, तो इंग्लैंड जा रहा है। तो यहाँ से सिर्फ बाहर ही हो रहा है, आ नहीं रहा है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में धन के निष्कासन के सिद्धांत को अनुमोदित किया गया, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रमेश चंद्र दत्त हैं। यह भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक है। तो आएगा प्रश्न कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, रमेश चंद्र दत्त। पूछेगा भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक कौन है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किस सिद्धांत को अनुमोदित किया गया, तो धन के निष्कासन सिद्धांत को। अगला है थोड़ा दादा भाई नौरोजी जी जो बताए हैं इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। तो ये प्रथम भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। 1892 में लिबरल पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस का सदस्य बने। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, तो दादा भाई नौरोजी। किस पार्टी से बने, तो लिबरल पार्टी से। कब, तो 1892 में। इन्होंने ही राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहली बार किया और बताया कि पर कैपिटा कितना रुपया, तो 20 रुपया ही आय है। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1905 में देखिए अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन होता है। और एक क्वेश्चन आता है 1929 से इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना होती है। अब देखिए रेलवे कैसे लूट रहा है, रेलवे का भूमिका देखिए कैसे है भारत को लूटने में। जो भी विकास हुआ, भले आपको लग रहा होगा कि विकास किया था अंग्रेज, लेकिन सब वो भारत से धन को ले जाने के लिए। पहला रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चला, 34 मील। अब गवर्नर था डलहौजी। और दूसरा रेल 1854 में कलकत्ता से रानीगंज चला। उत्तर भारत की पहली ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर जाती है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में होता है। सर्वाधिक रेलवे लाइनों का विकास या विस्तार करने वाला करजन है। और पहली टेलीग्राफिक लाइन तार 1853 में कलकत्ता से आगरा गया। डाक एवं तार विभाग की स्थापना 1853 में डलहौजी के शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों आज हम देखें कि किस तरह से आर्थिक रूप से जो है अंग्रेज भारत को लूटता है, क्या क्या नीति अपनाता है, इस पर चर्चा की। और इसको बताने वाले दादा भाई नौरोजी ड्रेनेज थ्योरी भी दिए अपने किताब में। तो अगला क्लास है दोस्तों रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो यदि दोस्तों कुछ अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द ही मिलेंगे 1857 का विद्रोह को लेकर। धन्यवाद।